इससे पहले आप लोग ना डाटा सेव करने के लिए क्या यूज किया करते थे? वेरिएबल्स। आप अपना डाटा जो भी होता था ना वो वेरिएबल्स में आप रखवाते थे। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने किसी पर्सन का नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखवाना है, तो आप दो वेरिएबल बनाते थे स्ट्रिंग टाइप के। याद करो, स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल, फर्स्ट नेम और दूसरा आप क्या बना लेते थे? लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये दो वेरिएबल्स। और ये डाटा कहाँ पे जाके सेव होता था? रैम के ऊपर। जब वेरिएबल में डाटा सेव करते हैं ना, याद रखिएगा ये डाटा कहाँ पर सेव होता है? जाकर रैम के ऊपर सेव होता है। इसके बाद आपने देखा कि डाटा, ये तो टेम्परेरी डाटा स्टोर हो रहा है आपका, परमानेंट डाटा स्टोर नहीं हो रहा। आपने एक दफा सॉफ्टवेयर अपना चलाया है, चलाने के बाद आप कोई डाटा एंटर करते हो और एंटर करने के बाद दोबारा जब सॉफ्टवेयर को चलाते हो तो आपको दोबारा वो डाटा एंटर करना पड़ता है, क्योंकि वो डाटा किस पे पड़ा था? रैम के ऊपर। और रैम के ऊपर से वो डाटा आप उसका रेफरेंस खो चुके हैं। जब आपने दोबारा चलाया सॉफ्टवेयर को तो आपको दोबारा एंटर करना पड़ता है डाटा। आपने कहा ये स्टोरेज जो होती है ना, ये होती है स्टोरेज टेम्पोरेरी, टेम्परेरी स्टोरेज। आप स्टोरेज करना चाहते हैं परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज करने के लिए आपने कहा कि हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें यूज करनी चाहिए फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग जाके डाटा कहाँ पे सेव करती है? हार्ड ड्राइव के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर जाके डाटा सेव करती है, हार्ड ड्राइव के ऊपर। और किस फॉर्म में डाटा सेव करती है? फाइल्स की फॉर्म में डाटा सेव करती है। फाइल्स आपके पास कौन सी फाइल्स हो सकती हैं? टीएक्सटी फाइल्स। इनमें आपके पास डाटा स्टोर करती है। या फिर आपके पास डैट फाइल्स भी होती हैं, डॉट डैट फाइल्स। इन तरह की फाइल्स में आपने डाटा स्टोर करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है कि फाइल में जब आपने डाटा सेव करना है तो फाइल का नेम आपने रख दिया पर्सन डॉट टीएक्सटी। अब जब आप पर्सन डॉट टीएक्सटी में डाटा सेव कर रहे हैं ना, तो आप में से कुछ लोग यूं सेव कर रहे होंगे, ऐसे सेव कर रहे होंगे, राना और उसके बाद स्पेस, मतलब फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम। कुछ लोग इसी को ऐसे सेव कर रहे होंगे, राना नेक्स्ट लाइन में विकास। कुछ लोग इसी को चीज को ऐसे कर रहे होंगे सेव, राना कोमा विकास। मतलब हर किसी का डाटा सेव करने का तरीकेकार अपना अलग ही होगा। मींस प्रोग्रामर की अपनी लॉजिक है कि वो किस तरह से डाटा सेव करता है। वो इस तरह से डाटा भी सेव कर सकता है स्पेस देकर, वो इस तरह से भी सेव कर सकता है कि एक लाइन में फर्स्ट नेम हो, अगली लाइन में सेकंड नेम हो, मतलब लास्ट नेम हो। और वो इस तरह भी सेव कर सकता है कि डेलिमिट तो यूज कर ले, कोमा यूज कर ले, ये पहला नाम है और फर्स्ट नेम है, कोमा सेकंड नेम है। तो आप देख सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग जो है ये प्रोग्रामर के एंड पे है कि प्रोग्रामर इसको किस तरह से डाटा सेव कर रहा फाइल के अंदर, फिर वो उसी तरीके से फाइल से डाटा रिट्रीव भी करता था। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि डाटा जो है ना, डाटा सेव्ड इन फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब या फिर इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है कि डाटा बिखरा पड़ा हुआ है, डाटा की कोई तरतीब नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि यार क्यों ना डाटा बैक एंड पे फाइल पे सेव हो, बैक एंड पे डाटा फाइल में सेव हो, लेकिन हम इस फाइल हैंडलिंग के ऊपर एक लेयर यूज कर लें जो कि हमारे इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को किस फॉर्म में चेंज कर दे? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव कर दे। तो डाटा की स्टोरेज इधर भी परमानेंट ही हो रही है। ये जो मैंने आपको भी करवाया है इसके अंदर भी डाटा की जो स्टोरेज है वो परमानेंट ही हो रही है, परमानेंट स्टोरेज है ये वाली फाइल हैंडलिंग। लेकिन डाटा किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पड़ा है। आप डाटा को किस फॉर्म में सेव करना चाहते हैं? आप अब डाटा को सेव करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव करने के लिए आप फिर किसको यूज करते हैं? आप डाटाबेस को यूज करते हैं। तो आप समझ लें कि डाटाबेस के अंदर डाटा जो सेव होता है वो किस फॉर्म में सेव होता है? डाटा विल बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड, just in
इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म या स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मैं अभी आपको समझाता हूं कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि आप डेटाबेस के अंदर डाटा जो सेव कर रहे होते हो वो किस तरह से आप सेव करते हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव करते हो। जब आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा सेव कर रहे होते हो ना, तो आप डाटा इस तरह सेव करते हो, आप इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। सबसे पहले जो है ना वो फर्स्ट नेम आना है डाटा में, सबसे पहले क्या आना है, फर्स्ट नेम आना, उसके बाद आना है सेकंड नेम, और आपने इसके खास नाम रखनी है। फर्स्ट सेकंड नेम भी कह सकते हैं और लास्ट नेम भी कह सकते हैं। आपने देखो इनके खास नाम रखनी है, आपने कहा फर्स्ट नेम और आपने एक नाम रख दिया लास्ट नेम। अब होता क्या है कि डेटाबेस में ना डाटा सेव होता है टेबल्स की फॉर्म में। टेबल्स की फॉर्म में टेबल क्या होता है, टेबल होती है एक एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एंटिटी का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप डिफरेंट क्लासेस बनाते हो ना, जिस तरह स्टूडेंट की क्लास है, पर्सन की क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास है, या फिर आप कहते हैं कि आइटम की क्लास है, प्रोडक्ट की क्लास है, हॉस्पिटल की क्लास है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की क्लास। इस तरह करके ना आपके पास, आप समझ लो कि जिस तरह आपकी क्लास होती थी ना, क्लास के कुछ एट्रीब्यूट होते थे, इसी तरह आपके पास डेटाबेस में टेबल होते हैं। टेबल होते हैं, यूनिक टेबल्स होते हैं। जिस तरह मैंने पर्सन का रिकॉर्ड सेव करना है तो मेरे पास एक टेबल होगा जिसका नाम क्या होगा, पर्सन। मेरे पास उस टेबल का नाम क्या होगा, पर्सन नाम होगा। इस पर्सन के टेबल के अंदर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि टेबल के अंदर हमेशा डाटा किस फॉर्म में सेव होता है। डाटा हमेशा किस फॉर्म में सेव होता है, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में डाटा सेव होता है। याद रखिएगा कॉलम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स को, मतलब उसकी खास करेक्टरिस्टिक्स को। जिस तरह दो कॉलम होंगे या तीन कॉलम होंगे, इस पर्सन का जो टेबल है इसमें तीन कॉलम होंगे। एक कॉलम होगा आईडी का, एक कॉलम होगा फर्स्ट नेम का, और एक कॉलम होगा लास्ट नेम का। ये तीन कॉलम होंगे, ये देखें, ये तीन कॉलम होंगे। अगर इसको हम अच्छी और ज्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर इसका समझाता हूं कि ये किस तरह से होगा। अब आप समझ लें कि ये आपकी पूरी डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी इस डेटाबेस का नाम है। अब इस डेटाबेस के अंदर ना मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो आप समझ लें एक टेबल है, उसका टेबल का नाम क्या है, पर्सन। टेबल का नाम है पर्सन। उस लाजमी बात है, पर्सन का अगर टेबल है तो इसमें पर्सन का ही रिकॉर्ड सेव होगा ना, तो इसमें रोज और कॉलम्स की शक्ल में डाटा सेव होना है। मतलब ये आपके पास कॉलम्स है और लास्ट नेम, ये तीन चीजें आपने सोची हैं कि आप एक पर्सन के अगेंस्ट ना तीन चीजें सेव करवाया करेंगे। एक आप सेव करवाया करेंगे आईडी, एक आप सेव करवाया करेंगे फर्स्ट नेम, और एक आप सेव करवाया करेंगे उस पर्सन का लास्ट नेम। अब देखें आईडी लेट सपोज 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से है। और यहाँ पे कोड जो है वो मेरे पास राना, और मैं कहता हूँ यहाँ पे वकास। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे है वारिस, और यहाँ पे है अली। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे है हाशिम, और यहाँ पे है अब्दुल्ला, इसका लास्ट है। अब आप देख सकते हैं आपको इस टाइम इसके अंदर तीन यहाँ पे कॉलम नजर आ रहे हैं, तीन कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अब हर कॉलम एक करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक है इस पर्सन की। हर कॉलम एक करेक्टरिस्टिक है इस पर्सन की। ये आईडी पर्सन की एक करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट नेम पर्सन की करेक्टरिस्टिक है, लास्ट नेम फर्स्ट पर्सन की करेक्टरिस्टिक है। अब इस आईडी की डाटा, इस आईडी की डाटा टाइप देखें क्या है, इंटीजर। और इस फर्स्ट नेम की डाटा टाइप देखें स्ट्रिंग है, इस लास्ट नेम की डाटा टाइप देखें आपको स्ट्रिंग नजर आ रही है। तो डेटाबेस के अंदर जब डाटा सेव होगा ना तो वो रोज की शक्ल में सेव होगा। आपको एक रो का मतलब है एक पूरा रिकॉर्ड, ये आप देख सकते हैं। एक रो का मतलब क्या है, पूरा एक रिकॉर्ड। दूसरी रो का मतलब क्या है, दूसरा रिकॉर्ड। तीसरी रो का मतलब ये देखें, तीसरा रिकॉर्ड। तो ये आपको रोज की शक्ल में डाटा सेव नजर आ रहा है। अब होता कुछ इस तरह है
कि ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा है। सबको पता होगा कि यार आईडी पहला ये कॉलम है, दूसरे कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम, तीसरे कॉलम का नाम है लास्ट नेम। अगर किसी को आईडी चाहिए तो वो नेम यूज कर लेगा आईडी का। अगर किसी को चाहिए फर्स्ट नेम तो वो ये यूज कर लेगा फर्स्ट नेम वेरिएबल। अगर किसी को चाहिए किसी का लास्ट नेम तो वो ये वाला नेम यूज कर लेगा। अब हमारे पास डाटा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ये डाटा हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब हम इस पे कुछ, जब डाटाबेस के अंदर ये टेबल बना ना पर्सन का, तो हम इसी तरह और भी टेबल बना सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ एक टेबल है उसका नाम है कोर्स, लेट्स सपोज एक दूसरा टेबल है उसका नाम है कोर्स, तो कोर्स का भी कोई आईडी है, कोर्स का कोई नेम है, कोर्स का कोई सेक्शन है। इस तरह करके देखें कि हमारे पास कॉलम्स होंगे इसके अंदर और रोज में डाटा पड़ा होगा। जिस तरह मैं कहता हूँ एक आईडी इसका 1 है और मेरे पास इस कोर्स का नाम है लेट्स सपोज एडवांस जावा, ये इसका नाम है और सेक्शन इसका है लेट्स सपोज ए, ये इसका सेक्शन। ये आपको एक रिकॉर्ड नजर आ रहा है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स पड़े होंगे डिफरेंट सेक्शंस के। और ये आईडी जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। 1 से 2 हुआ है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो डेटाबेस में ना इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अगर कोई वेरिएबल ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। अब देखें यहाँ पे आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि 1 के 2 है यहाँ पे रिकॉर्ड, आईडी आपको यूनिक नजर आ रहा है, यूनिक। तो जो चीज आपकी यूनिक होती है ना टेबल के अंदर, आप उसको बना लेते हैं प्राइमरी डेटाबेस के अंदर, और उस खास टेबल के अंदर आप उस चीज को क्या कहते हैं, प्राइमरी की। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कोर्स के नेम चेंज हो सकते हैं लेकिन सेक्शन जो है, सेक्शन तो सेम हो सकते हैं कोर्सेज के। जिस तरह मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कोर्स है, उसका सेक्शन भी ये हो, उसका सेक्शन भी ये हो, या फिर डिपार्टमेंट दूसरा उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स हो, तो ये नाम तो रिपीट हो सकते हैं लेकिन ये जो है आईडी ये रिपीट नहीं होगा। तो हम ये भी डिसाइड किया करेंगे कि हमने अपना कौन सा कॉलम जो है डेटाबेस में खास टेबल के अंदर जाके उसको क्या रखना है, यूनिक रखना है, मतलब उसको प्राइमरी की रखना है। अभी तक आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम डाटा टेबल्स में जब सेव करेंगे तो वो डाटा किस फॉर्म में सेव हुआ करेगा, वो डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव हुआ करेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। आपने इस टेबल के ऊपर अगर कोई डाटा सेव करवाना है या डिलीट करवाना है या अपडेट करवाना है या सर्च करवाना है, अगर आपने ये सारे काम करने हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर्ड जो फॉर्मेट है इसकी लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का मतलब ये है, आपने अक्सर ये सुना होगा एसक्यूएल। एसक्यूएल एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो हमने स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज करनी है अगर हमने इस डेटाबेस के अंदर कोई भी डाटा ऐड करवाना है या फिर डिलीट करवाना है या फिर अपडेट करवाना है या सर्च करवाना है। अब हमें डेटाबेस प्रोवाइड करने के लिए, डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करनी है, टेबल क्रिएट करने के लिए हमें ना डिफरेंट तरह के इंजन्स मिलते हैं, उनको कहते हैं डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन, डेटाबेस इंजन्स में आपने नाम सुना होगा माई एसक्यूएल, आपने नाम सुना होगा माई एसक्यूएल लाइट या फिर एसक्यूएल लाइट, ये आपने नाम सुना होगा। और आपने नाम सुना होगा ओरेकल। सो ये वो इंजन्स हैं जो आपको डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए हेल्प करते हैं कि आप इनको यूज करके टेबल वगैरह बना सकते हो। सो अभी हम आज की इस ट्यूटोरियल में काम करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो याद रखिए अगर आपने माई एसक्यूएल डेटाबेस में काम करना है, फॉर माई एसक्यूएल डेटाबेस, इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर
एग्जाम सर्वर या फिर दूसरा वैम्प सर्वर होता है, वैम्प सर्वर। ये दो सर्वर्स हैं, इनमें से कोई एक आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे एग्जाम सर्वर को। तो आपने सबसे पहला काम ये कर लेना है कि डाउनलोड एग्जाम सर्वर फ्रॉम इंटरनेट। सो इसको डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे यहां पर ब्राउजर के ऊपर और आप यहां पे लिखेंगे डाउनलोड एग्जाम सर्वर। तो आपके पास ये सबसे पहला लिंक आएगा डाउनलोड एग्जाम का। आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है और यहां से आपने एग्जाम को डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम के लिए। तो यहां से आप डाउनलोड कर लें इसको, किसी एक को आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपने सिस्टम में सी के अंदर, सी जब आप आएंगे ना सी में, तो यहाँ पे सी डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर आपको ये एग्जाम का फोल्डर बना हुआ नजर आएगा। आपको ये एग्जाम का फोल्डर बना हुआ नजर आएगा। सो अगर तो आपने इंस्टॉल कर लिया इसको इंस्टॉल करने के बाद, इस सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च के अंदर आप जब आके लिखेंगे ना एग्जाम कंट्रोल पैनल, तो आपको ये कुछ चीज नजर आएगी, एक डेस्कटॉप है। आपने इसको चला लेना है, इसको आपने रन कर लेना है। मीन्स आपने जब भी एग्जाम सर्वर के साथ या फिर डेटाबेस के साथ काम करना है तो आपको ये सर्वर जरूर स्टार्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर। जब आप सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, जो कि मुझे अभी मेरे यहाँ पर ये नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या काम करना है, इस पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी, अपाची, माई एसक्यूएल, फाइलजिला, मर्करी और टॉमकैट। आपने इसमें दो चीजें स्टार्ट कर लेनी। जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको स्टार्ट कर लूंगा अपाची स्टार्ट, और इसी तरह मैं दूसरी चीज क्या स्टार्ट कर लूंगा, माई एसक्यूएल। सो अगर तो ये स्टार्ट नहीं है तो इसका कलर चेंज होगा, ये देख सकते हैं आप, ये कलर इन सब का चेंज है क्योंकि ये स्टार्ट नहीं है। अपाची स्टार्ट तो इसका कलर आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। तो मैं माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। चेक करते हैं ये दोनों स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने ये चेक करना है कि क्या मेरा ये सर्वर चल रहा है। तो आपने ब्राउजर के ऊपर, अच्छा ये एग्जाम सर्वर जो आप कर रहे हैं ना, ये आपकी मशीन को एक लोकल सर्वर बना देता है। सर्वर, अब मैं बार बार यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ सर्वर का, मैं सर्वर का वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये भी देख लेते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है। सर्वर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्वर वो सॉफ्टवेयर है जो आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। आप सर्वर के ऊपर डाटा सेव कर रहे होते हो, आप सर्वर से डाटा रिट्रीव कर रहे होते हो। ये सर्वर जिन को अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको हम बोला करेंगे क्लाइंट। क्लाइंट जिस तरह के अभी आप सब लोग YouTube से ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो आप सब लोग इस टाइम यूज कर रहे हैं YouTube का सर्वर। YouTube के सर्वर के ऊपर मेरे ये ट्यूटोरियल्स पड़े हैं और आपके पास ये ट्यूटोरियल्स आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आप इस टाइम क्लाइंट है जो कि कनेक्ट हुए हैं YouTube की वेबसाइट के साथ या YouTube की एप्लीकेशन के साथ, और आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो आप सब लोग क्लाइंट हैं और सर्वर आपका कौन सा इस टाइम फिलहाल YouTube आपका सर्वर है। सो मैं इस टाइम, लाजमी बात है, मैं अभी ऑनलाइन सर्वर पे तो अपना डाटा ये वाला नहीं सेव कर सकता। तो मैंने अपनी मशीन पे टेस्ट करना है डाटा सेव करके, डाटा रिट्रीव करके, कि मेरी एप्लीकेशन दुनिया यूज करने से पहले कम से कम मैं जब उसकी टेस्टिंग करूं अपने पास तो मैं लोकल सर्वर के ऊपर टेस्टिंग कर सकूं। तो वो लोकल सर्वर की आपको फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एग्जाम सर्वर। तो आपने एग्जाम सर्वर इंस्टॉल करने के बाद अपाची और माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट। जैसे ही आप लिखेंगे लोकल होस्ट
तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अगर तो ये पेज खुल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम सर्वर बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हुआ है और आपका वो स्टार्ट हुआ है ये। याद रहे, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया इनको और आप इसको चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, ये पेज नहीं खुलेगा। तो ये बेसिकली ये सर्वर आपका स्टार्ट हुआ है। अब आपने डेटाबेस का काम करना है इस पे, तो डेटाबेस का काम करने के लिए आप आ जाएंगे माई PHP माई एडमिन के अंदर। ये वो पेज है जहां पे आपको डेटाबेस की सारी फंक्शनैलिटीज मिलेंगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको डेटाबेस नजर आ रही है डिफरेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई है। जिस तरह कॉन्फ्रेंस की मैंने डेटाबेस बनाई है, एक क्रॉलर की है, इंफॉर्मेशन स्कीमा की है। सो मैं गाइस अभी एक नई डेटाबेस क्रिएट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसके साथ काम शाम करना है। सो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए आपने डेटाबेसिस में आना है और डेटाबेसिस में जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एक नाम रखा था डेटाबेस का, क्या मैंने नाम रखा था, यूनिवर्सिटी। सो हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं यूनिवर्सिटी। याद रहे ये यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी ना क्रिएटेड हो, आपने कोई यूनिक नेम इसका डिसाइड करना है डेटाबेस का। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं क्रिएट। आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डेटाबेस नजर आ रही होगी ये, लेकिन इसमें कोई भी आपको टेबल नजर नहीं आ रहा। अब हम ये टेबल वगैरह हर चीज, टेबल में डाटा इंसर्ट करना, टेबल क्रिएट करना, ये सारी चीजें हम करेंगे जावा के साथ। सो जावा के साथ अगर आपने इस डेटाबेस में वर्किंग करनी है तो इसके लिए आपको जावा में एक एपीआई यूज करनी पड़ेगी। अगर तो आपने इफ यू वांट टू वर्क विद जावा, देखें अभी मैंने जब आपके सामने एग्जाम सर्वर ऑन किया था तो वहां पे आपको नजर आ रहा था PHP माई एडमिन। इसका मतलब है असल में ये PHP के लिए है। आपने इसको किसके साथ यूज करना है, जावा के साथ यूज करना है। सो इफ यू वांट टू वर्क विद जावा एंड एग्जाम सर्वर मींस डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के लिए आपने इसको यूज करना है जावा के साथ, तो आपको एक एपीआई यूज करनी पड़ेगी। एक एपीआई यूज करनी पड़ेगी, या फिर एपीआई को आप जार फाइल भी कहते हैं, जार फाइल। आपको ये एपीआई जार फाइल यूज करनी पड़ेगी और इस जार फाइल को हम कहते हैं JDBC। सो आपने JDBC को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, आप दोबारा फिर से आएंगे यहाँ पर ब्राउजर पे और यहाँ पर आके आप लिखेंगे JDBC कनेक्टर SQL डाउनलोड। मैं यहाँ से डायरेक्ट जार फाइल जार download.com इस पे मैं डायरेक्ट जाता हूँ। जार फाइल मैंने डाउनलोड करनी है MySQL कनेक्टर की, तो मैंने ये ओपन कर लिया। सो यहाँ से आपने ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है, MySQL कनेक्टर java.jar। ये फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैं इसको डाउनलोड पे लगाता हूँ, डाउनलोड कर लिया और ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके चेक करता हूँ। एक्सट्रैक्ट किया मैंने इसको और इसमें ये आपको फाइल नजर आ रही है MySQL कनेक्टर जावा, MySQL कनेक्टर जावा। सो ये फाइल वो है जो कि हमें MySQL के साथ काम करने में हेल्प करेगी जावा के अंदर। ये आपने जरूर डाउनलोड कर लेनी है MySQL कनेक्टर जावा की फाइल। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं एक इंटेलिजे के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, नेक्स्ट। और यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख दूंगा लर्निंग डेटाबेस, लर्निंग डेटाबेस इन जावा। ये मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, फिनिश। और ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया लर्निंग डेटाबेस इन जावा। और सोर्स के अंदर आपको कोई भी फाइल नजर नहीं आ रही, तो मैं सोर्स के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ मेन के लिए, मेन फंक्शन के लिए। उस फाइल का मैं नाम रखता हूँ मेन क्लास। लेट्स सपोज मैंने ये नाम इसका रख दिया मेन क्लास, जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, सबसे मैंने पहला काम क्या करना है,
सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने वो जो JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टर की जो जार फाइल डाउनलोड की थी, ये वाली, इसको मैंने ऐड करना है यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ऐड करना है। तो आप सबसे पहले एक काम ये कर लें कि इस जार फाइल को आप यहाँ से कॉपी करें और इसको आप उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें जहां पे आपका ये प्रोजेक्ट बना है, जहां पे आपने ये वाला प्रोजेक्ट, और ये बना है F के अंदर लर्निंग डेटाबेस के फोल्डर के अंदर। सो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ शो इन एक्सप्लोरर और इसके अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ इस फाइल। तो ये मैंने जार फाइल पेस्ट कर दी। अब आपने ये जार फाइल इसके फोल्डर में पेस्ट कर दी है तो आपको यहाँ पे ये जार फाइल दिखाई भी देगी। और अगर यहाँ पर आपको इसके साथ कोई भी यहाँ पे एरो का साइन नजर नहीं आ रहा, जिस तरह ये आपको एक एरो नजर आ रहा है, एरो नजर आ रहा है, इसके साथ आपको एरो नजर नहीं आ रहा, तो ये अभी आपके फाइल प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं हुई। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में आकर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको नजर आएगा मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आपके पास यहाँ पे ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं, सोर्स, पाथ और यहाँ पे डिपेंडेंसी। सो आपने डिपेंडेंसीज में आके ये प्लस पे क्लिक करना। देखें जो भी आपकी जार फाइल या एपीआई है ना, वो आपको यहाँ पे नजर आया करेंगे। सो अभी आपकी कोई भी जार फाइल यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और जार्स और डायरेक्टरी, यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करने पे ये नजर आ रहा है। सो मैं यहाँ पे जार पे क्लिक करता हूँ और ये देखें यहाँ से आपने वो जार फाइल सिलेक्ट कर लेनी है, ये वाली जार फाइल सिलेक्ट करके आप ओके करें तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो आप यहाँ से अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप इसको ओके करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इसके साथ ये स्मॉल एरो नजर आ रहा है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें, अब आपको यहाँ पे इस जार फाइल के अंदर आपको यहाँ पे ये देखें काफी क्लासेस नजर आ रही हैं बनी हुई, जो कि हम अभी यूज करेंगे। इनमें से कुछ क्लासेस, सारी क्लासेस हम यूज नहीं करेंगे, हम इनमें से कुछ क्लासेस को यूज करेंगे। तो मैं वापस आता हूं, ये आपने डिपेंडेंसी ऐड की है, ये आपने वो जो जार फाइल डाउनलोड की थी MySQL कनेक्टर जावा के नाम से, आपने उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिया है। अब आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। अब डेटाबेस को यूज करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को, अपने इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ, इस सर्वर के साथ आप कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, इसके लिए आप एक काम करें, आप एक एक्स्ट्रा क्लास बना लें। आप यहाँ पे एक अलग क्लास बना लें, उसका नाम आप रख लें कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने नाम, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम अक्सर मुमर रखता हूँ कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ये कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन की क्लास नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेथड मुझे बदले में क्या रिटर्न करेगा, बदले में मुझे रिटर्न करेगा कनेक्शन, कनेक्शन बना के ये मुझे रिटर्न करेगा ये कनेक्शन। तो आपने इसको ऑल्ट एंटर करके इंपोर्ट कर लेना है, तो ये क्लास कनेक्शन की इंपोर्ट हो गई है। सो मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट कनेक्शन। जब भी मैं ये फंक्शन कॉल किया करूंगा तो ये मुझे कनेक्शन बना दिया करेगा डेटाबेस का। सो मैंने एट द एंड इस फंक्शन में क्या रिटर्न करना है, एक कनेक्शन रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन का वेरिएबल बना लेता हूँ, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैंने ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया CONN, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। और स्टार्ट में मैं इसके अंदर क्या रखवा लेता हूँ, मैं नल रखवा लेता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ CON। अब कनेक्शन बनाने का कोड मैंने यहाँ पे करना है, इस जगह पे मैं कोड करूंगा कनेक्शन बनाने का। उसके लिए देखें कनेक्शन बनाते हुए ये भी तो हो सकता है आपको एरर आ जाए, इंटरनेट ही कनेक्ट ना हो आपका, कोई इस तरह का एरर आपके पास आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या, या फिर आपने एग्जाम सर्वर स्टार्ट ही ना किया हो, ये भी एरर आ सकता है।
कि आपका सर्वर ही नहीं अभी स्टार्ट हुआ। सो आपने यहाँ पे कोड किसमें लिखना है, ट्राई कैच में लिखना है आपने, ट्राई कैच। सो यहाँ पे ट्राई कैच में आपने ये कोड लिखना है और कैच में यहाँ पे आप एक्सेप्शन कैच कर रहे होंगे, एक्सेप्शन। लेट्स सपोज इसका मैंने नाम रख दिया ई। जो भी एरर आया करेगा ना वो इस ई में आ जाया करेगा और आप इस ई को करते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, आपको पूरा एरर डिस्प्ले कर देगा कि एरर क्या आया। अब आप यहाँ पे दोबारा आए ये जार फाइल में, और ये जार फाइल में आपको यहाँ पर com डॉट माई एसक्यूएल में जाकर जेडीबीसी में एक यहाँ पे क्लास नजर आ रही होगी ड्राइवर के नाम की, ये देखिए ये ड्राइवर के नाम से आपको एक क्लास नजर आ रही है। सो मैंने इस क्लास को यहाँ पे यूज करना है इस जगह पे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे मैं उसका पाथ दूंगा, पाथ क्या है उसका, com डॉट माई एसक्यूएल। ये देखें इसमें com डॉट माई एसक्यूएल में जाकर उसके बाद इसमें जेडीबीसी में, तो ये देखें com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट कौन सी क्लास है, ड्राइवर की क्लास है। तो ये लाइन आपने जरूर ऐड करनी है, क्लास डॉट फॉर नेम, और क्योंकि आप ये क्लास यूज कर रहे हैं ड्राइवर की। इसके बाद आपने क्या करना है, CONN इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर की क्लास ये आपने यूज करनी है, और डॉट गेट कनेक्शन। अब इसमें आपने तीन चीजें बतानी है, इसमें तीन चीजें आपने बतानी है। एक तो आपने अपनी ये जो डेटाबेस है ना ये यूनिवर्सिटी के नाम की डेटाबेस, आपने इस डेटाबेस का पाथ बताना, मतलब यूआरएल देना है इसको। और दूसरे नंबर पे आपने इसको क्या देना है, दूसरे नंबर पे आपने देना है यूजर। यूजर का मतलब है कि ये एग्जाम सर्वर का यूजर, अमूमन एग्जाम सर्वर का जो यूजर है उस यूजर का नाम होता है रूट, उस यूजर का नाम होता है रूट, तो ये हमेशा रूट ही होएगा। आपने रूट लिखना है, और एग्जाम सर्वर का पासवर्ड कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जेडीबीसी कॉलन, आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, और इसके बाद तो यूआरएल जहां से ये डेटाबेस आ रही है वो है लोकल होस्ट, और ये एग्जाम सर्वर जिस पोर्ट पे चल रहा होता है, इस पोर्ट पे चल रहा होता है, और पोर्ट एक ऐसा नंबर होता है जो आपके सिस्टम के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को यूनिक बनाता है। तो ये वो पोर्ट नंबर है जिसपे आपका एग्जाम सर्वर चल रहा होता है आपके लैपटॉप में। तो ये आपने लिखा, और इसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना अपनी डेटाबेस का नाम। क्या डेटाबेस का नाम है, यूनिवर्सिटी। आपकी डेटाबेस का नाम है यूनिवर्सिटी, ये आपकी डेटाबेस का नाम। सो ये आपने यूआरएल दिया जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन 3306। अब अगर तो आपका एग्जाम सर्वर नहीं चल रहा, अगर आपने कर लिया उसको इंस्टॉल और आप उसको चला रहे हो, आपका एग्जाम सर्वर आपके लैपटॉप में या पीसी में नहीं चल रहा, तो मसला क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो स्काइप चल रहा है, स्काइप की पोर्ट भी यही 3306 है। तो एक सिस्टम के अंदर सेम पोर्ट पे दो सॉफ्टवेयर कभी भी नहीं चल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्काइप बंद करना पड़ेगा, उसके बाद आप एग्जाम सर्वर चलाएंगे तो ये चल जाएगा, फिर आपको एरर वगैरह कोई नहीं आएगा। अगर आपको किसी किस्म का एरर आता है तो आपको एरर नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, अपना एरर बता सकते हैं, मैं आपको उधर आंसर कर दूंगा। आपका एरर रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो कम ऑन, आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि कनेक्शन बना है या नहीं बना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर तो ये कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल है, मतलब ये देखें अगर तो ये नल होगा तो इसका मतलब कनेक्शन बना ही नहीं है। अगर ये नल नहीं है, अगर नल नहीं है तो आपका कनेक्शन बन गया। मैं इस जगह पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा, कनेक्टेड विद डेटाबेस, ये मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा। और एल्स में मैं क्या मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, एल्स में मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, बल्कि एल्स में मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ नोट कनेक्टेड। और अगर किसी किस्म का एरर आया हुआ होगा तो ये यहाँ पे ई डॉट प्रिंट स्टैट ट्रेस आपको वो वाला एरर डिस्प्ले कर देगा। सो गाइस हम यहाँ पे आते हैं मेन के अंदर और चेक करते हैं क्या हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया या नहीं हो गया।
तो इस जगह पे मैं क्लास यूज करूंगा कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन की। तो ये मैंने क्लास यूज की कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, मैंने इसका एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन के नाम का कनेक्शन, ये मैंने वेरिएबल बना लिया। या फिर मैं इसका नाम रख लेता हूं कॉन्फिग। या आप इस वेरिएबल को बनाए बगैर, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाए बगैर भी इस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी स्टैटिक टाइप है, और जो भी चीज स्टैटिक टाइप हो आप उसको डायरेक्ट क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कनेक्शन का, और कनेक्शन ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन। तो ये मुझे कनेक्शन दे रहा है, कनेक्शन बना के दे रहा है इस कनेक्शन के वेरिएबल के अंदर। सो आप अगर चाहें तो आप यहां से ये वाली इफ एल्स यहाँ पे ना लगाएं, बल्कि आप कहाँ पे आए, यहाँ पे मेन में, और इधर आपने क्योंकि कनेक्शन बनाया, ये कनेक्शन गेट किया है, तो आप यहाँ पे यूज करें इफ कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल। तो आप इस जगह पे यूज कर लें कि आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, कनेक्टेड विद डेटाबेस, आपका कनेक्शन बन गया। और एल्स में आप कह दें कि ये कनेक्शन नहीं बना। तो हम इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन बनता है। नोट कनेक्टेड। तो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सही वर्किंग कर रहा है, ताकि हम आगे मूव कर सकें। सो जैसा कि आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं कि कनेक्टेड विद डेटाबेस, इसका मतलब है कि आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्शन इसका बन गया, इसका कनेक्शन डेटाबेस के साथ बन गया। सो अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं जावा के कोड के थ्रू। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ डेटाबेस हेल्पर। ये मैंने इस क्लास का नाम रख लिया है डेटाबेस हेल्पर, ये इस क्लास का नाम है डेटाबेस हेल्पर। मैं इसके अंदर ये कनेक्शन का वेरिएबल बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कनेक्शन का, ये मैंने बना लिया। और जब भी मैं इस डेटाबेस का कंस्ट्रक्टर कॉल किया करूंगा, तो उस कंस्ट्रक्टर को मैं पास किया करूंगा एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, तो मैं यहां से क्रिएट करता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ, जनरेट। और यहां से मैंने ये जनरेट कर लिया इसका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। अब बेसिकली मैं करूंगा क्या, मैं जब यहाँ पे मेन के अंदर ये मेरा जब कनेक्शन बन रहा है, तो ये कनेक्शन बनने के बाद, मतलब यहाँ पे ये कनेक्शन बन रहा है, तो मैं इस जगह पे क्या करूंगा, मैं इस डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना लिया करूंगा, डेटाबेस हेल्पर, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ डीपी हेल्पर, ये मैंने, और न्यू। और मैं इस जगह पर क्या पास कर दिया करूंगा इसको, ये जो मेरा कनेक्शन बन गया वो, तो मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ ये वाला कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो जब मैंने ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इसको पास कर दिया है, तो अब मैं इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाता हूँ। जिस तरह मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक वॉइड, और इस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ क्रिएट टेबल। मेरा कनेक्शन बन गया, कनेक्शन मेरा बन चुका है। अब मैंने अगर ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है इस जगह पर, मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ डीपी हेल्पर डॉट क्रिएट टेबल, इस फंक्शन को चाहिए कि ये मेरा डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर दे। अब सबसे पहले आप ये सोच लें आपने टेबल कौन सा बनाना है। मैंने टेबल बनाना है, ये पर्सन का टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, और आप इसका नाम रख देते हैं क्यूरी। स्ट्रिंग का नाम आपने रख दिया क्यूरी, और आप इस स्ट्रिंग के अंदर अपनी क्यूरी लिखते हैं। अब क्यूरी आपने क्या लिखनी है डेटाबेस की, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता टेबल फिर बनाना है, हो सकता है पहले से एग्जिस्ट करता हो। और टेबल का नाम क्या है, पर्सन, ये टेबल का नाम है पर्सन। और इस टेबल के अंदर मेरे पास कौन कौन से कॉलम होंगे, एक मेरे पास होगा आईडी, तो आईडी की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। और आईडी मेरे पास क्या होगा, प्राइमरी की होगा।
तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा प्राइमरी की का कीवर्ड, और मैं कहता हूँ ये मेरे पास ना यूनिक हुआ करेगा, ये यूनिक होगा, और ये हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें 1 ऐड करो, डेटाबेस खुद हमेशा इसमें 1 ऐड कर दिया करेगी जब भी नया रिकॉर्ड ऐड हुआ करेगा। कोमा, ये आपका पहला वाला वेरिएबल है जो आपने आईडी बनाया, तो आपने ये वाला आईडी है, ये वाला आईडी, एक तो ये यूनिक है, दूसरा ये प्राइमरी की है, और दूसरा ये ऑटो इंक्रीमेंट है। सो प्राइमरी की शुड बी ए यूनिक वेरिएबल या यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी, और मैं यहाँ पे दूसरा जो मैंने मेरे पास वेरिएबल है वो था फर्स्ट नेम, मतलब दूसरा कॉलम जो है वो फर्स्ट नेम है, और ये जो फर्स्ट नेम है ये वारचार होगा। याद रखिएगा डेटाबेस के अंदर आप स्ट्रिंग के लिए जो डाटा टाइप यूज करते हैं वो वारचार यूज करते हैं, और इसकी लेंथ 55 हो सकती है। और लास्ट नेम, और मेरे पास जो लास्ट नेम है वो क्या होगा, तो लास्ट नेम है वो भी वारचार होगा, वारचार 55। सो ये आपकी क्यूरी है, या आपने क्यूरी बना ली स्ट्रिंग। अब आपने इस क्यूरी को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जावा के अंदर आपके पास एक क्लास होती है स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं java.sql के लाइब्रेरी में ये क्लास पड़ी है, हम इसको यूज करेंगे स्टेटमेंट को। तो मैं यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्मॉल स्टेटमेंट, तो ये क्लास है और ये उसका वेरिएबल है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू ये जो कनेक्शन आपने बनाया हुआ है ना, आप इस कनेक्शन को यूज करें, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो ये क्रिएट स्टेटमेंट जो है ये आपको बोलेगा कि ये आप ट्राई कैच के अंदर लिखो, क्योंकि ये आपको एरर भी दे सकती है, तो आप इसके लिए ट्राई कैच यूज करते हैं, ट्राई, और यहाँ पे आप यूज कर लें कैच। और कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकती है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, इसका नाम रख लें। और बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पे क्या काम करना है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये आपने कर दिया। और यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप काम करेंगे, आप यहाँ पे बोलेंगे कि स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। ये देख रहे हो आप एग्जीक्यूट के अंदर वो कह रहा है कि आपने स्ट्रिंग एसक्यूएल पास करनी है, क्यूरी, तो यहाँ पे आप अपनी क्यूरी पास कर देंगे, आपने अपनी क्यूरी पास कर दी। और जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वाली चीज चलेगी और ये आपका एक टेबल क्रिएट कर देगी डेटाबेस के अंदर। तो लेट्स रन दिस कोड और चेक करते हैं क्या ये आपके लिए क्रिएट करती है या नहीं क्रिएट करती टेबल, ये वाली क्लास। सो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसको चलाता हूँ। तो जब मैंने इसको चलाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, कनेक्टेड विद डेटाबेस। और यहाँ पे डेटाबेस में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये पर्सन आपकी एक टेबल बन गया है, और इस पर्सन के टेबल के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास ये देखें आपको कॉलम नजर आ रहे हैं यहाँ पे, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। देख सकते हैं ये डाटा टाइप इंट है, ये वारचार है, और ये भी वारचार है। और ये देखें ये ऑटो इंक्रीमेंट है, और ये प्राइमरी की है, ये आईडी जो है ये प्राइमरी की है। सो अब हम एक काम करेंगे, अब हमने इसमें डाटा ऐड करना है, इस टेबल के अंदर डाटा ऐड करना है। सो इससे पहले मैं इसको एक दफा दोबारा रन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या काम कर रहा है। अब मुझे बताएं, आप अपने जेहन में सोचें कि यहाँ पे देखें ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्या ये क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपने भी अपने माइंड में यही सोचा होगा। चलाते हैं इसको, चेक करते हैं। सो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कनेक्टेड विद डेटाबेस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी दफा यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं हुआ, ऑलरेडी एक ही टेबल क्रिएट हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश भी करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, सिर्फ एक ही टेबल यहाँ पे पर्सन का क्रिएट हुआ है। सो अब अगर आपने इस टेबल के अंदर कोई डाटा ऐड करना है, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे
डेटाबेस हेल्पर के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं पब्लिक वॉइड ऐड रिकॉर्ड। अब ऐड रिकॉर्ड को मुझे दो चीजें बतानी पड़ेंगी। ऐड रिकॉर्ड का जो फंक्शन है इसको मुझे दो चीजें बतानी पड़ेंगी, एक मुझे फर्स्ट नेम बताना पड़ेगा, एक लास्ट नेम बताना पड़ेगा। मैंने इसको ये आईडी नहीं बताना, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ये ऑटोमेटिकली पहले सबसे पहले 1 सेट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह करके। सो मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स बनाता हूँ आर्गुमेंट, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो ये मैंने काम किया, फर्स्ट नेम और यहाँ पे मैंने लिखना है स्ट्रिंग लास्ट नेम। अब मैंने डेटाबेस के अंदर अगर मैं इसको ऐड करवाना चाहता हूँ, जो भी मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया, जैसे कि आप सोच लें कि यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ db helper डॉट ऐड रिकॉर्ड, और मैं सबसे पहले कहता हूँ सबसे पहले मेरा नाम ऐड होना चाहिए, उसके बाद db helper डॉट ऐड रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंड मुस्तफा, लेट्स सपोज ये दो मैंने ऐड करने हैं। अब होना क्या चाहिए, इसके लिए आईडी क्या सेट होना चाहिए, इसके लिए ऑटोमेटिकली 1 आईडी सेट होना चाहिए, और इसके लिए आईडी क्या सेट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली 2 सेट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जब मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है। इधर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, आपने जब भी ऐड रिकॉर्ड करना है तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट आपने बना लेना है। सो मैं इसका नाम रख लेता हूँ पीपी स्टेटमेंट, लेट्स सपोज मैंने ये नाम रख लिया इसका पीपी स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आपने पीपी स्टेटमेंट को रेफरेंस देना है कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। अब ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपसे क्यूरी डिमांड कर रहा है, आपसे क्यूरी डिमांड कर रहा है, ये देखें डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और ये आप देख सकते हैं ये आपसे क्यूरी डिमांड कर रहा है स्ट्रिंग एसक्यूएल। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। इससे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ क्यूरी, सेम उसी तरह मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई क्यूरी, और मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ इसके लिए, और मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू पर्सन, टेबल का नाम है, और इसके अंदर मैं एफ फर्स्ट नेम कोमा लास्ट नेम, ये दो वैल्यूज मैंने भेजनी है। ये याद रहे कि ये जो कॉलम नेम्स हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, जो कि आपकी डेटाबेस में ये वाले नेम है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है, लास्ट अंडरस्कोर नेम है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कोमा लास्ट, और इनको वैल्यूज क्या मिलनी चाहिए, इनको वैल्यूज मिलनी चाहिए, इसकी जगह पे आप यूज कर लें क्वेश्चन मार्क कोमा क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क किस तरह से काम करेगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे ये पास कर देंगे ये वाली क्यूरी। अब ये आपको कह रहा है कि ये एरर आ सकता है एसक्यूएल का, तो आप इसको भी किसके अंदर लिख लेंगे, ट्राई कैच में, ट्राई कैच, और कैच में आप कहेंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकती है, लेट्स सपोज ई, और यहाँ पे आप यूज कर लेंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और ये आपकी क्यूरी जो है इस टाइम ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपकी रेडी है, आपने क्यूरी इसमें पास कर दी है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए और इसकी जगह पे क्या वैल्यू आनी चाहिए। उसके लिए आप यूज करेंगे पीपी स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग। अगर तो आप इसको कहेंगे 1 कोमा और यहाँ पे एफ नेम, तो याद रहे ये जो फर्स्ट नेम यूजर ने दिया है ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। और इसी तरह आप पीपी स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप कहेंगे 2 कोमा लास्ट नेम एल नेम। तो जब ये दोनों वैल्यू सेट हो गई हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर, तो आप यहाँ पे बोलेंगे पीपी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। तो ये आपका रिकॉर्ड ऐड कर देगी इस क्यूरी को, ये लाइन नंबर 33 एग्जीक्यूट करेगी,
और आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। अब लेट्स सपोज इस कोड को चला के देखते हैं कि क्या करता है। तो मैं डेटाबेस में आके चेक करता हूँ इसको रिफ्रेश करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, राना वकास, और दूसरा रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है मुश्तबा अली। ये आपको दूसरा रिकॉर्ड नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dp helper डॉट एड रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ डमी नेम, या रियल नेम यूज कर लेते हैं हम। और तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं रबी, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं असद, और इसको रन करते हैं। अब इसके लिए आईडी ऑटोमेटिकली क्या सेट होनी चाहिए, 3 सेट होनी चाहिए। तो मैं इसको चलाता हूँ, रन किया, इसको देखते हैं आउटपुट क्या आती है। सो इट हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और जाके देखते हैं हम। तो देख सकते हैं आप रबी असद का जो आईडी है वो क्या सेट हो गया, वो आपके पास सेट हो गया, ये 3 सेट हो गया इसका आईडी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाहता हूं। लेट्स सपोज आप मान लीजिए कि आप इस जगह पे कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं जिसका आईडी 3 हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डीबी हेल्पर के, डेटाबेस हेल्पर की क्लास के अंदर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक, और ये मुझे बदले में रिटर्न करे उसका फर्स्ट नेम रिटर्न कर दे मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा सर्च रिकॉर्ड। इसको मैं क्या पास करूंगा, इंटीजर आईडी। ये बदले में मुझे उस रिकॉर्ड का नेम शो कर देगी जिसका आईडी इस आईडी के इक्वल होगा। जिस तरह अगर मैंने बोला है, अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ डीपी हेल्पर डॉट सर्च रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे करता हूँ 3, तो इसको ये मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न करे। और वो स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, बेसिकली ये फर्स्ट नेम मतलब रबी होनी चाहिए। मैं ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहता हूँ, सर्च की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेम इसी तरह आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उससे पहले हम एक क्यूरी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा सिलेक्ट ऑल, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, फ्रॉम पर्सन वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये क्यूरी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर आईडी इज इक्वल टू, जिसका आईडी इसके साथ मैच होगा वो हमें ये क्यूरी के थ्रू मिलेगा। तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करता हूँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीपी स्टेटमेंट इसका नाम रख लेते हैं, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कनेक्शन, तो मेरा ये क्लास का ऑब्जेक्ट है कनेक्शन का, ये यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, उसमें पास कर दूंगा क्यूरी। मैंने क्यूरी पास की, और ये आपसे डिमांड कर रहा है कि इसको आप ट्राई कैच में लिखें। सो लेट्स राइट इट इनटू ट्राई कैच, और यहाँ पे कैच यूज कर लेते हैं, और इसमें मैं लिखूंगा एसक्यूएल एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक। अब आप चाहते हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो यूजर ने आईडी दिया हुआ है ना वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पीपी स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, यहाँ पे बोलूंगा 1 आईडी, और ये आपसे क्या डिमांड कर रहा है कि ये आईडी यहाँ पे आपका इंटीजर है, तो इसको स्ट्रिंग आपने बनाना है। तो मैं यहाँ पे यूं कर लेता, इसके साथ प्लस मैंने ये खाली एम्प्टी डबल कोट्स लगाए हैं, तो इसका मतलब है ये इस टाइम स्ट्रिंग बन गई है ये। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या काम करूंगा, अब मेरे पास रिकॉर्ड आने डेटाबेस से रिकॉर्ड आने, मैंने उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे गेट करना है। तो गेट करने के लिए आप यूज करेंगे रिजल्ट सेट। ये बेसिकली आपकी एक अरे होती है रिजल्ट सेट, जिसके अंदर देखें ना एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी तो हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे स्ट्रिंग एफ नेम, मैं चाहता हूं जिन जिन का फर्स्ट नेम
जिन जिन का फर्स्ट नेम इसके इक्वल होता है ना, वो सारे मेरे पास आ जाए, वो सारे रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर यूज कर रहा हूँ रिजल्ट सेट में मेरे पास पूरी अरे आ रही होगी। लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आना, तो वो भी मुझे कहाँ पे रखवाना पड़ेगा, वो भी मुझे रिजल्ट सेट के अंदर रिजल्ट रखवाना पड़ेगा। मैं इसका नाम रख लेता हूँ आर एस इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे करता हूँ कि पीपी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। तो ये देखें एग्जीक्यूट क्यूरी मुझे क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट सेट। और मैं पहले क्या यूज कर रहा था, सिर्फ एग्जीक्यूट, ये मुझे क्या रिटर्न करता है, बुलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स के ये क्यूरी चली है या नहीं चली। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एग्जीक्यूट क्यूरी। सो इसने मुझे रिजल्ट रिटर्न कर दिया इस आर एस के अंदर। तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे कॉलम नंबर आपने दे देना इसको। अब इसको इंडेक्स नंबर क्या दूंगा, इसको इंडेक्स नंबर इसको मैं दूंगा 2, क्योंकि ये मेरे पास कॉलम यहाँ पे 3 कॉलम है 1 2 3। तो मैं इसको 2 दे रहा हूं इस वजह से, क्योंकि मैं क्या लेना चाहता हूं इससे, मैं इससे लेना चाहता था फर्स्ट नेम, मैं इससे फर्स्ट नेम लेना चाहता था। और अगर तो ये चीज नहीं चलती ये सारी की सारी, तो एट द एंड क्या रिटर्न हो जाना चाहिए, नल, नल रिटर्न हो जाना। लेट सपोज कोई किसी किस्म का एरर आ जाता है, एरर आ जाता है, ये रिटर्न नहीं चलता, तो क्या रिटर्न हो जाना चाहिए, नल रिटर्न हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ रिजल्ट। देखें ये स्ट्रिंग के अंदर क्या आया हुआ होगा, या तो नल आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर उसका उस आईडी का फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा मैं पहले चेक कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ अगर तो ये रिजल्ट डबल इक्वल टू नल के आया, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एस आउट रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट। एल्स में नल नहीं आया, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा, मैं यहाँ पे एस आउट कर लूंगा इस रिजल्ट के वेरिएबल। चलाते हैं और चेक करते हैं ये आपको क्या आउटपुट देता है। तो ये आपसे कह रहा है रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, चेक करते हैं क्या एरर आया है। आपके पास अगर यहाँ पे कोई रिजल्ट अभी नहीं आया, आपके पास नल आ रहा है रिजल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास आर एस के अंदर रिजल्ट आया ये क्यूरी चलने के बाद, तो आपको इस आर एस को सेट करना है उस रो के ऊपर जिस रो का आपको डाटा चाहिए। तो देखें अभी तो हमारे पास कितनी रोज आई होंगी, अगर मेरे पास ये एक ही रिकॉर्ड है जिसका आईडी 3 है, तो मेरे पास कितनी रो आई होगी, सिर्फ एक रिकॉर्ड, एक रो आई होगी, और मुझे उसी रो का डाटा चाहिए, ये आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 2 कॉलम वाला। तो मैं यहाँ पे कहूंगा आर एस डॉट एब्सोल्यूट, और यहाँ पे वो रो नंबर बोलूंगा, रो नंबर 1, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ एक ही रो आई है। तो मैंने रो नंबर 1 जब किया, तो मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ मुझे किसका रिकॉर्ड मुझे देगा, जिसका आईडी यहाँ पे 3 है, मीन्स ये रबी आउटपुट आनी चाहिए। सो लेट्स रन दिस कोड और देखते हैं क्या आउटपुट आती है अब। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आपको यहाँ पर ये रबी का रिकॉर्ड शो हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपने सर्च किया था रिकॉर्ड और एक आईडी दिया था, और उस आईडी की बेस पे एक सिर्फ स्ट्रिंग आप रिटर्न करवा रहे थे, जो कि उस यूज़र का जिसका आईडी इस आईडी के इक्वल था जो आपने आईडी दिया था, और उसका फर्स्ट नेम रिटर्न होता था, और वो फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम, ये आपको स्ट्रिंग नज़र आ रहा है। अब जैसा कि आप सोच लें कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जिनके अंदर आप वो रिकॉर्ड चाहते हैं जिनका फर्स्ट नेम लेट्स सपोज राना है, काफ़ी सारे नाम हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे काफ़ी सारे उनके कॉमन जो फर्स्ट नेम है वो राना है। तो आप चाहते हैं मैं उन लोगों का रिकॉर्ड चाहता हूँ जिनके फर्स्ट नेम राना है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करवाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं पहले तो मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टम क्लास, और इस कस्टम क्लास का मैं नाम रखता हूँ पर्सन की ये क्लास है। अब ये पर्सन की क्लास के अंदर मेरे पास दो चीज़ें थी, एक थी स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और एक था मेरे पास स्ट्रिंग लास्ट नेम, बस ये दो चीज़ें हैं, और तीसरा जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस में ऐड हो रहा है। और मैं यहाँ पे इसका जनरेट करता हूँ कंस्ट्रक्टर, ये मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और बाकी मैं इसके गेटर सेटर बना देता हूँ।
सो ये आपकी क्लास रेडी है। मैं अब क्या काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक, और इसकी मैं रिटर्न टाइप रखूँगा अरे लिस्ट। और अरे लिस्ट की टाइप क्या रखूँगा, वो जो मैंने क्लास बनाई है पर्सन की वो, और इस क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ऑल्ट एंटर, और मैं इसका फंक्शन का नाम रख देता हूँ सर्च रिकॉर्ड्स बाय फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मुझे इसको फर्स्ट नेम पास करना पड़ेगा। सो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं क्यूरी लिखूँगा, और क्यूरी स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम, याद रहे ये वाला ये आपने कॉलम नेम लिखना है जहाँ से आप रिकॉर्ड सर्च करवाना चाह रहे हैं। कॉलम नेम के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। फर्स्ट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पीपी स्टेटमेंट, इसका नाम रख लेता हूँ इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं ये क्यूरी पास कर देता हूँ। और अब आप इसको विदाउट ट्राई कैच में लिखे, आप इस पे आकर ये ऐड एक्सेप्शन टू मेथड्स की नेचर, आप ये काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप थ्रो कर दें एसक्यूएल एक्सेप्शन, तो ऑटोमेटिकली वो एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो कर दिया करेगा। इस पीपी स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, और इसमें मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन मार्क को क्या देना है, इस क्वेश्चन मार्क को देना है एफ नेम। और अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आर एस इज इक्वल टू पीपी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, ये मुझे बदले में एक रिजल्ट सेट देगा। और मैं यहाँ पे अब लूप लगाऊंगा कि अगर तो आर एस डॉट नेक्स्ट बुलियन है, बुलियन रिटर्न टाइप है इसकी, अगर तो ये एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या काम करो कि यहाँ पर एक पर्सन मैं क्रिएट करूँगा, पर्सन इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे पर्सन, और इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम क्या बोलूँगा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें मैं फर्स्ट नेम, ये मेरे पास फर्स्ट नेम आएगा, और कोमा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको 3, और ये मेरा एक पर्सन क्रिएट हो गया। अब इस पर्सन को मैंने क्योंकि एट द एंड एक अरे लिस्ट रिटर्न करवानी है, तो मुझे यहाँ पे एक अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पर्सन टाइप का, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ ऑल पर्सन्स, ये मैंने नाम रख लिया इक्वल टू न्यू और अरे लिस्ट। और यहाँ पे मैं ऑल पर्सन्स डॉट ऐड करता जाऊँगा ये वाला पर्सन जो यहाँ पे लूप के अंदर मैंने क्रिएट किया। सो ये सारे पर्सन मेरे पास आ जाएंगे, और मैं एट द एंड रिटर्न कर दूंगा ऑल पर्सन्स का ये ऑब्जेक्ट। अब एक काम कर लेते हैं कि इसको रन करने से पहले मैं यहाँ पे डीपी हेल्पर डॉट ऐड रिकॉर्ड, और मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर लेता हूँ जिनके स्टार्ट पे राना उनका फर्स्ट नेम हो। तो यहाँ पे मैंने कर लिया वकार, और इसी तरह मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ राना इम्तियाज़, राना जवाद, और राना अब्दुल्ला, ये मैंने ऐड कर लिए, और मैं इसको रन करता हूँ। सो रिफ्रेश करके देखते हैं रिकॉर्ड्स यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुके होंगे जिस तरह आपको ये नज़र आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन सारे रिकॉर्ड्स को मैंने डेटाबेस में से फैच करना है, मैंने सर्च करना है इनको। तो मैं यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाऊंगा, अरे लिस्ट, और मैं इसकी टाइप रखूंगा पर्सन्स, और यहाँ पे इसका मैं नाम रख देता हूँ लेट्स सपोज पर्सन अरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू और अरे लिस्ट। ये तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रेडी है। मैं इस ऑब्जेक्ट को इक्वल किसके करूंगा, इक्वल टू डीपी हेल्पर डॉट सर्च रिकॉर्ड बाय फर्स्ट नेम, और मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ कि राना वाले जो रिकॉर्ड हैं वो आपने सर्च करने हैं।
सो इसी तरह मैं यहाँ पे ऐड एक्सेप्शन मेथड सिग्नेचर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जब रिकॉर्ड आए होंगे तो मैं एक लूप लगाता हूँ चेक करने के लिए। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन पर्सन अरे लिस्ट डॉट साइज तक और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं कर लूँगा कि एस आउट पर्सन अरे लिस्ट डॉट गेट आई डॉट गेट फर्स्ट नेम, और इसी तरह मैं प्लस यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लास्ट नेम प्रिंट कर लूँगा, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डॉट गेट लास्ट नेम। सो लेट्स रन दिस कोड, चेक करते हैं ये आपको क्या आंसर देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे वो सारे आगे नेम जिनके अंदर आपका फर्स्ट नेम राना के इक्वल था। सो लेट्स सपोज आपने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है डेटाबेस के अंदर, आप कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, मींस आप चाहते हैं ये राना वकार का ये जो 4 वाला रिकॉर्ड है 4 आईडी जिसका है इसका नेम होना चाहिए वकार अली। सो हम इसको अपडेट करेंगे और अपडेट का फंक्शन लिखते हैं db helper डॉट जावा में आता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इन फंक्शंस को मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पब्लिक वॉइड अपडेट रिकॉर्ड। अब अपडेट रिकॉर्ड में मैं 3 चीज़ें भेजूंगा, एक तो वो वाला आईडी जो मुझे अपडेट करवाना है, और इसका एक स्ट्रिंग न्यू फर्स्ट नेम, और एक मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा न्यू लास्ट नेम, जो नए नाम मैंने अपडेट करने के बाद रखने हैं। सो मैं उसी तरह यहाँ पे एक प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मैं क्यूरी लिख लेता हूँ। क्यूरी इज इक्वल टू अपडेट, और यहाँ पे टेबल का नाम मैंने लिखना है, टेबल का नाम है पर्सन, और मैं अपडेट किसको करना चाहता हूँ, मैं अपडेट करना चाहता हूँ पर्सन को, और इस पर्सन के अंदर मैं लास्ट नेम मतलब फर्स्ट नेम स्मॉल लेटर्स में मुझे लिखने पड़ेंगे फर्स्ट नेम, ये वो कॉलम के नेम है जो डेटाबेस के अंदर आपने टेबल बनाया हुआ है, और लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू का सेट कर दूंगा, इनकी वैल्यू में सेट कर दूंगा क्वेश्चन मार्क, और वेयर क्लॉज लगाऊंगा वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पीपी स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, और इसमें पास कर देता हूँ इस क्यूरी को ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर। और यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मैं पीपी स्टेटमेंट के क्वेश्चन मार्क्स को बताऊँगा कि किस में क्या वैल्यू रखवानी। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क जो है 1 वाला, इसमें मैं रखवाऊंगा न्यू फर्स्ट नेम, कंट्रोल डी। इसी तरह जो सेकंड वाला है क्वेश्चन मार्क है, इसमें मैं रखवाऊंगा लास्ट नेम, और इसी तरह जो मेरे पास थर्ड वाला है, कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने, थर्ड वाला जो है इसमें मैं रखवा दूंगा कि जो मेरे पास ये वाला आईडी आ रहा है अगर इसके इक्वल होता है तो फिर आपने इसको अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे पीपी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्यूरी को। सो मुझे ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, मुझे ये जो एग्जीक्यूट का फंक्शन है ये या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। तो मैं यहाँ पे रिटर्न लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी टाइप रख लेता हूँ बूलियन, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। सो मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ कोड को, और यहाँ पर मैं इसको चलाता हूँ, और मैं यहाँ पर db helper डॉट अपडेट करना है मैंने रिकॉर्ड, और अपडेट में मैं कहता हूँ 3 वाला जो रिकॉर्ड है इसका नेम आप सेट कर दें वकार, और फर्स्ट लास्ट नेम इसका आप सेट कर दें अली। सो ये है। अब ये मुझे एक बुलियन टाइप रिटर्न करेगी, तो मैं यहाँ पे बुलियन फ्लैग बनाता हूँ, वेरिएबल इक्वल टू कर देता हूँ इसको इसके फंक्शन के, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ अगर तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू आई होगी, अगर तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू आई है
तो इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो मैं यहाँ पे कहूँगा रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। और एल्स में मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा नोट अपडेटेड, ये मैं कर देता हूँ। और मैं इसको चलाता हूँ अब फंक्शन को और चेक करते हैं ये क्या हमें आउटपुट देता है। सो यहाँ पे हमें एक एरर आया है कि you have an error in your SQL query, so let's check कि मेरी SQL query में क्या एरर है। तो मेरी SQL query मैंने जो लिखी थी वो थी अपडेट पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और वैल्यूज़ जो मैंने सेट करनी है वो ये है मेरे पास। सो मेरी क्यूरी के अंदर एरर ये था कि मुझे यहाँ पर ये इस तरह से नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे लिखना था कि अपडेट पर्सन और सेट, और मैं सेट क्या करवाना चाहता हूँ, मैं सेट करना चाहता हूँ जो मेरा फर्स्ट नेम है वो इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क, एंड देन जो मेरा लास्ट नेम है वो इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क, और वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेट्स रन दिस कोड अगेन एंड चेक द आउटपुट। सो यहाँ पे लिखा आ रहा है नोट अपडेटेड, जबकि कोई एरर नहीं है। चेक करते हैं डेटाबेस में अपडेट हो गया है या नहीं। सो थर्ड पे राना अबरार पड़ा है, तो मैं इसको चेक करता हूँ रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इसका मतलब है कि जो मैंने मेन में यहाँ पर ये लगाया है फ्लैग, तो मुझे यहाँ पर यूज करना चाहिए था नोट फ्लैग। सो ये आपको अगर तो अपडेट करेगा रिकॉर्ड, तो आपको अब ये रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज प्रिंट होगा। तो मैं लेट्स सपोज फिफ्थ वाले को भी करना चाहता हूँ अपडेट। सो रन करते हैं, चेक करते हैं अब क्या मैसेज डिस्प्ले होता है। सो रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो फिफ्थ वाला रिकॉर्ड चल के चेक करते हैं क्या है। सो फिफ्थ पे आपको नज़र आ रहा है राना इम्तियाज़। चेक करते हैं यहाँ पे क्या रिकॉर्ड आता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नज़र आ रहा है वकार अली। सो अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड लेट्स सपोज डिलीट करना है, सो डिलीट के लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड डिलीट रिकॉर्ड, और यहाँ पर आपको स्ट्रिंग इंटीजर आईडी यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा, जो सा आईडी आप डिलीट करवाना चाहते हैं। सो मेन से आप ये आईडी पास करेंगे। यहाँ पर जिस तरह मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं dp helper डॉट डिलीट का फंक्शन कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 2। सो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो यहाँ से ये 2 वाला रिकॉर्ड मुश्तबा अली का रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे इसका कोड किस तरह से करूँगा, पहले मैं लिखूँगा क्यूरी स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू delete all from person where id is equal to question mark। सो मैं यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, pp स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसमें मैं पास कर देता हूँ क्यूरी को, और ऐड सिग्नेचर एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, ये मेथड का सिग्नेचर है, तो इसके साथ मैंने एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो कर दी है। और यहाँ पर मैं पीपी स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग करूँगा, और मैं बताऊँगा 1 के अगेंस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट आपने ये वाला आईडी रखना है, और यहाँ पर मैं कर दूँगा पीपी स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। सो चेक करते हैं कि ये रिकॉर्ड डिलीट करता है या नहीं करता। मैंने मेन में ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। सो ये मुझे कह रहा है कि मेरी एसक्यूएल में कोई एरर है। ऑल का लगाया कीवर्ड डिलीट ऑल का, इसको आप इरेज कर दें क्योंकि आईडी यूनिक है और एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा। सो यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया, और अब इसको दोबारा रन करते हैं, चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। सो आप देख सकते हैं कोड रन हो गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ कि सेकंड वाला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं डिलीट हो गया। सो इसको टेस्ट कर लेते हैं अब हम दोबारा फिर से यहाँ पे कोई आईडी चेंज करके, लेट्स सपोज 4 वाला मैं इसको आईडी देता हूँ 4,
और इसको दोबारा फिर से चलाता हूँ और चेक करता हूँ ये डिलीट करता है या नहीं करता। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया। सो गाइज आई होप सो कि आप अब डेटाबेस को यूज़ करते हुए एक पूरा फुल फ्लैज क्रड बना सकते हैं अपना किसी भी टेबल को क्रिएट करके। सो अगर तो आपको क्रड बनाना आ गया, आपको समझ आ गई है डेटाबेस की एग्ज़ाम सर्वर के साथ जावा को जेडीबीसी साथ कनेक्ट करना और टेबल क्रिएट करके उस टेबल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप वो वीडियोस देख सकें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।